मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 10 अगस्त के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही उसकी डिटेल जानकारी भी देंगे। दोस्तों, आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व जनजाति दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा 9 अगस्त को। 9 अगस्त को विश्व जनजाति दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व जनजाति दिवस मनाया गया और जिसे विश्व भर में आदिवासियों और जनजाति समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1982 में जेनेवा में जनजाति समुदाय के लोगों को कल्याण के लिए एक कार्यबल का गठन किया था, जिसकी बैठक 9 अगस्त को हुई थी। इसके बाद से हर साल 9 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, विश्व जनजाति दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। ठीक, इसके साथ ही दोस्तों 7 अगस्त को मनाया गया राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। क्या मनाया गया? 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाई गई। और इसके साथ ही 3 अगस्त को विश्व सांस्कृतिक दिवस मनाया गया और श्रावण पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृति दिवस मनाई गई। और इसके साथ ही 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में परमाणु बम हमले की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। ओके दोस्तों, तो इनको ये भी याद रखिएगा। महत्वपूर्ण दिवस के अंतर्गत 3 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस और 6 अगस्त को जापान की हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम हमले की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। ठीक है, और विश्व जनजाति दिवस मनाई गई 9 अगस्त को। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा देश 1971 के संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में स्मारक बनाएगा? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश में 1971 में मुक्ति संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में वहां एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा और बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर यह स्मारक बनाया जाएगा। तो दोस्तों, याद रखिएगा, बांग्लादेश 1971 के संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में स्मारक बनवाएगा। और साथ ही दोस्तों बता दें, बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त हैं रीवा दास गांगुली। अब बांग्लादेश के बारे में बात हो रही है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टाका और प्रधानमंत्री है शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने रेलवे ने हाल ही में वास्तविक समय की निगरानी के लिए ओवरहेड उपकरण निरीक्षण ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा भारत देश के रेलवे ने हाल ही में वास्तविक समय की निगरानी के लिए ओवरहेड उपकरण निरीक्षण ऐप लॉन्च किया है और भारतीय रेलवे इस खास ऐप के जरिए ट्रेन की लाइव मॉनिटरिंग करेगा। अब सफ़र के दौरान ओवरहेड वायर टूटने या किसी तकनीकी खराबी के कारण घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दरअसल ओवरहेड उपकरण ऐप की मदद से समस्या का पता तुरंत लग जाएगा। इसके बाद उसे जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाएगा। भारतीय रेलवे का बनाया ये ऐप जीपीएस के जरिए ट्रेनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। यह ऐप किसी जगह पर ओएचई में दिक्कत होने पर उसकी फ़ोटो खींचेगा और नज़दीकी संबंधी विभाग को भेज देगा। इसके बाद उस समस्या का जल्द समाधान कर दिया जाएगा और ट्रेन आगे बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, याद रखिएगा, भारत के रेलवे ने हाल ही में वास्तविक समय की निगरानी के लिए ओवरहेड उपकरण ओएचई निरीक्षण ऐप लॉन्च किया है। और साथ ही दोस्तों बता दें कि हाल ही में भारतीय रेलवे की पहली किसान रेल, जो कि अनाज, फल और सब्जियों का लाया जाएगा, वह ट्रेन चलेगी महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन तक। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा,
भारतीय रेलवे ने पहली किसान रेल चलाई है जो कि महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन तक चलेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ने। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन दीव द्वारा ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव की एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव केंद्र शासित राज्य प्रदेश ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया और उसके साथ ही दादरा और नगर हवेली और दमन दीव की एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल। और दोस्तों ऐप्स के बारे में बात हो रही है तो हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा मौसम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा मौसम ऐप लॉन्च किया गया है। और साथ ही बता दें प्रवासी रोजगार ऐप, ये जो प्रवासी रोजगार ऐप है वह सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, और हाल ही में प्रोत्साहन योजना भी लॉन्च किया गया जिसमें इलेक्ट्रिक विनिर्माण कंपनियों को अगले 5 वर्षों तक 4% से 6% तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी इस प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। ठीक है, और एक योजना और थी ग्राम उद्योग विकास योजना। ग्राम उद्योग विकास योजना इसको नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है और इसके अंतर्गत अगरबत्ती निर्माण में मदद के लिए ग्राम उद्योग विकास योजना की भी शुरुआत की गई। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों को भी याद रखेगा। और ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्री रुद्रेंद्र टंडन को, जो वर्तमान में आसियान में भारत के राजदूत हैं, को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान में। श्री रुद्रेंद्र टंडन जो कि वर्तमान में आसियान में भारत के राजदूत हैं, उनको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्तों बता दें कि बेल्जियम में हाल ही में संतोष झा को भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बेल्जियम में संतोष झा को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। दूसरा है तुर्कमेनिस्तान में डॉक्टर विधु पी नायर को भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसके साथ ही बांग्लादेश में उच्चायुक्त के रूप में विक्रम दुरईस्वामी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों हमारे हाल ही में नियुक्त हुए उच्चायुक्त और राजदूत की लिस्ट है, आप हमारे PDF से कलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, हरदयाल प्रसाद को PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रसाद ने पिछले महीने ही SBI कार्ड को छोड़ा था और फिलहाल नीरज व्यास पंजाब नेशनल बैंक प्रवर्ती इस कंपनी के अंतरिम प्रमुख का कार्यभार देख रहे हैं। तो दोस्तों PNB हाउसिंग फाइनेंस ने SBI कार्ड के पूर्व प्रमुख रहे हरदयाल प्रसाद को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। और प्रसाद पिछले महीने ही SBI कार्ड को छोड़ा था और नीरज व्यास पंजाब नेशनल बैंक प्रवर्ती इस कंपनी के अंतरिम प्रमुख का कार्यभार देख रहे हैं। ओके दोस्तों, तो इस चीज़ों को याद रखेगा। और इसके साथ ही PNB हाउसिंग फाइनेंस हेड ऑफिस है नई दिल्ली में और इसकी टैगलाइन है घर की बात। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड ने किसे अपना कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, हर्ष कुमार भानवाल को। वित्तीय सेवा मंच कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड ने नाबार्ड के पूर्व प्रमुख हर्ष कुमार भानवाल को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की। और कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड एक
एकीकृत वित्तीय सेवा मंच है और यह भारतीय कॉरपोरेट्स को उनकी वृद्धि और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित वित्तीय समाधान प्राप्त कराती है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिए, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के ने हर्ष कुमार भानवाल को अपने नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। ये हैं हर्ष कुमार भानवाल, जिन्हें कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है, ए आंसर सही हमारा, पीएस रानीपसे को। पीएस रानीपसे को और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। उड़ीसा कैडर के आईपीएस अधिकारी पीएस रानीपसे को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने का महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। ये हैं पीएस रानीपसे, जिन्हें हाल ही में सीआरपीएफ का महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों सीआरपीएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली में और सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य है सर्विस एंड लॉयल्टी। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई थी। और दोस्तों हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट आप हमारे पीडीएफ से कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस संस्था के अभियान ईट राइट इंडिया को रॉकफेलर फाउंडेशन से भोजन के प्रेरक दृष्टिकोण का सम्मान मिला है? इसका आंसर है, ए आंसर सही है हमारा, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने हाल ही में ईट राइट इंडिया अभियान के लिए रॉकफेलर फाउंडेशन से भोजन के प्रेरक दृष्टिकोण का सम्मान मिला है। और द रॉकफेलर फाउंडेशन सेकंड म्यूज और ओपिनियन द्वारा घोषित यह पुरस्कार दुनिया भर के उन संगठनों के लिए है जिन्होंने 2050 तक तैयार होने योग्य पौष्टिक भोजन प्रणाली का प्रेरणादायक दृष्टिकोण विकसित किया है। और दोस्तों द रॉकफेलर फाउंडेशन की स्थापना 14 मई 1913 में हुई न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य में और इसका मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 10 अगस्त को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन करेंगे? इसका आंसर है, सी आंसर सही हमारा, नरेंद्र मोदी द्वारा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 10 अगस्त को 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह सबमरीन केबल पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, हैवलॉक, लिटिल अंडमान, कार निकोबार और कामोर्टा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगट से भी जोड़ेंगी। इससे भारत के अन्य हिस्सों की तरह अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को भी तेज एवं अधिक भरोसेमंद मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सेवाएं मिल पाएंगी। इस परियोजना की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में रखी गई थी और यह परियोजना संचार मंत्रालय की दूरसंचार विभाग के अधीनस्थ सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने इस परियोजना को कार्यान्वित किया है, बीएसएनएल ने इसे कार्यान्वित किया है, जबकि टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड तकनीक सलाहकार है। तकरीबन 1224 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन ओएफसी केबल बिछाई गई है और यह परियोजना समय पर पूरी हो गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा 10 अगस्त को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लगातार बढ़ रहे प्रदूषण से निजात पाने के लिए किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है? इसका आंसर है, सी आंसर सही हमारा, दिल्ली। दिल्ली ने लगातार बढ़ रहे प्रदूषण का सबसे कारण राष्ट्रीय राजधानी में लगातार बढ़ रही गाड़ियों की संख्या है। दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने इससे निजात पाने के लिए एक नई स्कीम का ऐलान किया
और राजधानी पर प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए केजरीवाल सरकार ने अब नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बड़ी छूट का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने राजधानी में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को नोटिफाई करते हुए कहा कि उनका मकसद राज्य में प्रदूषण को रोकना और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना है। और बता दें कि केजरीवाल सरकार ने निम्न इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कितनी छूट का ऐलान किया है। क्योंकि दोस्तों, तो बाइक टू व्हीकल पर 30,000 की छूट दी है। कार के लिए 4 व्हीलर पर 1.5 लाख की छूट दिया है। ऑटो रिक्शा पर 30,000 तक की छूट और ई रिक्शा पर 30,000 रुपये तक की छूट दिया है। माल वाहनों पर 30,000 तक की छूट मिलेगी और सीएम केजरीवाल ने कहा है कि यह छूट केंद्र से मिलने वाली छूट के अतिरिक्त होगी। इसके अलावा इस स्कीम में स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दी जाएगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को निजात पाने के लिए दिल्ली राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया है। और दोस्तों, दिल्ली के बारे में बात हो रही है तो दिल्ली में हाल ही में दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया। अस्पतालों का लाइव अपडेट मिले इसके लिए दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की भी शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की भी शुरुआत हुई। और साथ ही बता दें, रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। ठीक है, रोजगार बाजार पोर्टल भी लॉन्च किया गया। और साथ ही बता दें, हाल ही में भारत की पहली सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज प्लाज्मा का उद्घाटन किया गया। ईवी चार्ज प्लाजा का भी उद्घाटन किया गया। और तो दोस्तों ये तो था दिल्ली के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकर्स और उद्योग की मांग पर कॉरपोरेट कंपनियों के लिए ऋण पुनर्गठन की सुविधा की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति की गठन की घोषणा की है, जो जरूरी दिशा निर्देशों को लेकर केंद्रीय बैंक को अपनी सिफारिश सौंपेगा। तो इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा। केवी कामत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। दोस्तों, केवी कामत की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट दिवाकर गुप्ता, कैनरा बैंक के चेयरमैन टीएन मनोहरन और इंडियन बैंक एसोसिएशन के सीईओ अश्विन पारेख भी होंगे। अश्विन पारेख इस समिति के सेक्रेटरी होंगे। आरबीआई ने मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए बैंकों को स्ट्रेस्ड एसेट्स को बिना एनपीए घोषित किए उसकी स्ट्रक्चरिंग करने की सुविधा दी थी और बैंक इस सुविधा का इस्तेमाल 31 दिसंबर 2020 तक कभी भी कर सकेंगे। स्ट्रेस्ड एसेट की स्ट्रक्चरिंग करने के लिए बैंकों को ऐसे लोन पर 10% ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी होगी और लोन स्ट्रक्चरिंग का फैसला होने के बाद बैंकों को 180 दिनों के भीतर स्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत निम्न में से किस देश द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास कॉकास 2020 रणनीति कमांड पोस्ट अभ्यास में भाग लेगा? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, रूस के साथ। भारत रूस के अस्त्रखान में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सेना रशियन कॉकास 2020 रणनीति कमांड पोस्ट अभ्यास में हिस्सा लेगा और भारतीय दल में 150 सैन्य कर्मी सहित नौसेना और वायुसेना के कुछ कर्मी शामिल होंगे। कॉकास 2020 जिसे कॉकास 2020 के नाम से जाना जाता है में हिस्सा लेने के लिए का निमंत्रण चीन, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की सहित अन्य मध्य एशियाई गणराज्यों के एससीओ सदस्य देशों के अलावा 18 देशों को भेजा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत रूस देश द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास कॉकास 2020 रणनीति कमांड पोस्ट का अभ्यास में भाग लेगा। और रूस के बारे में जानते हैं। रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन, राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है रूसी रूबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन सा राज्य स्कूलों के लिए शिक्षण उपकरण प्रदान करने के लिए
गूगल भारत के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है और इसके साथ ही महाराष्ट्र इस तरह की परियोजनाएं शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह परियोजना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा शुरू की गई है, जिसमें 1.09 लाख से अधिक सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त स्कूल शामिल किए जाएंगे और 22.03 मिलियन से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों और शिक्षकों को शिक्षा के लिए गूगल क्लासरूम और जी सूट तक पहुंच मिलेगी, जो दूर रहकर शिक्षा का समर्थन करने के लिए समाधान प्रदान करेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य स्कूलों के लिए शिक्षण उपकरण प्रदान करने के लिए गूगल भारत के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में बात हो रही है, तो महाराष्ट्र में हाल ही में प्रोजेक्ट प्लैटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया गया है। और उसके साथ ही बता दें, महाराष्ट्र के अकोला में भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया गया श्री संजय धोत्रे के द्वारा। केंद्रीय एचआरडी, इलेक्ट्रॉनिक संचार और आईटी राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने महाराष्ट्र के अकोला में भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया। और साथ ही बता दें दोस्तों कि महाराष्ट्र में पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन तक चलेगी। ओके, तो इतना याद रखिएगा। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी। और दोस्तों समझौते के बारे में बात हो रही है, तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता किया। और इसके साथ ही मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है। इसके साथ ही बता दें, एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों के लिए शॉप इंश्योरेंस भारतीय एक्सेस जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। ठीक है, एयरटेल बैंक ने भारतीय एक्सेस जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की। और इसके साथ ही हाल ही में भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने अमेजॉन वेब सर्विस के साथ बहुवर्षीय रणनीति सहयोग समझौते पर की भी घोषणा की है। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य ने स्कूलों के लिए शिक्षण उपकरण प्रदान करने के लिए गूगल भारत के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। अगला क्वेश्चन है, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, नीना रॉय। अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक नीना रॉय द्वारा लिखी गई है और पुस्तक शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करती है, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मदद करेगा, बल्कि राम और सीता के आरक्षित आंकड़े भी बताएंगे। और दोस्तों बुक्स के बारे में बात हो रही है, तो हाल ही में विजय कुमार चौधरी ने सियासत में साधना नाम की एक बुक लिखा है। ठीक है, विजय कुमार चौधरी द्वारा क्या लिखा गया है? सियासत में साधना नाम की बुक लिखा गया है विजय कुमार चौधरी के द्वारा। उसके साथ ही परमेश्वरन अय्यर के स्वच्छ भारत क्रांति नामक बुक के संपादक हैं परमेश्वरन अय्यर जी। ठीक है, और यतीश यादव ने हाल ही में अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन नामक बुक लिखा है यतीश यादव ने। ओके दोस्तों, तो इन चीज़ों को याद रखेगा। और अमेजिंग अयोध्या नामक बुक को लिखा है नीना रॉय ने। तो दोस्तों ये तो था 10 अगस्त के करंट अफेयर, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर्स आधारित स्टैटिक जीके 1 लाइनर पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा खनन की चुनौती देने वाली याचिका पर समिति बैठने से चर्चा में रही सालेकी आरक्षित वन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है डिगबोई, असम में। सालेकी आरक्षित वन है स्थित है डिगबोई, असम में। अगला क्वेश्चन है,
उच्चतम न्यायालय के द्वारा केंद्र सरकार को आदेश दिए जाने से चर्चा में रही स्मॉग टावर का अनुप्रयोग क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों हवा को शुद्ध करना। स्मॉग टावर का अनुप्रयोग है हवा को शुद्ध करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेश में डिजाइन किए जाने किस परमाणु रिएक्टर संयंत्र ने सामान्य परिचालन की स्थिति को प्राप्त किया और यह संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर है दोस्तों काकरापार परमाणु संयंत्र और यह स्थित है तापी, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, विगत काफी समय से तेल के कुएं में लगी आग एवं विस्फोटों से चर्चा में रही बगजान स्थित ऑयल इंडिया का कुआं किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है दोस्तों तिनसुकिया, असम में। बगजान स्थित ऑयल इंडिया का कुआं तिनसुकिया, असम में स्थित है, जहां हाल ही में तेल के कुएं में आग लग गई थी और विस्फोट हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है, केर पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों त्रिपुरा में। केर पूजा त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये तो था करंट अफेयर आधारित स्टैटिक जी के वन लाइनर जिस पर हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स पर रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया गया? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया 7 अगस्त को। दूसरा क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी है? वह राज्य है उड़ीसा। यूनेस्को ने उड़ीसा राज्य के 2 गांवों को सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को बैन करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है? वह देश है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को बैन करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात आयात बैंक ने किस देश को बिजली आपूर्ति गुणवत्ता सुधार के लिए $25 करोड़ की ऋण सुविधा दी है? इसका आंसर है वह देश है मोजाम्बिक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पायलट आधार पर ऑफलाइन यानी बिना इंटरनेट के कार्ड, वॉलेट और मोबाइल के जरिए एक बार में भुगतान की अधिकतम सीमा कितने रुपए तय की है? इसका आंसर है 200 रुपए तय की है। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने किस देश से जुड़े करीब 2500 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिए हैं? इसका आंसर है चीन देश से जुड़े 2500 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिए हैं गूगल ने। अगला क्वेश्चन है, T20 विश्व कप 2020 का रद्द हुआ संस्करण अब 2022 में किस देश में खेला जाएगा? यह खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने किस मोबाइल फोन कंपनी के साथ इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सत्र के लिए टाइटल प्रायोजन करार निलंबित कर दिया है? वह कम मोबाइल कंपनी है वीवो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? उनका नाम है सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को नियुक्त किया गया है विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स के राजदूत के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला? उनका नाम है डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी। उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पद संभाला है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस दिन किया जाएगा? राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन 8 अगस्त को किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने कोविड-19 के टीकों की 10 करोड़ खुराक के निर्माण और वितरण में तेजी लाने के लिए गावी, द वैक्सीन अलायंस और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता किया? वह कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वह संस्थान है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने
गावी, द वैक्सीन अलायंस और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता किया है 10 करोड़ खुराक निर्माण के लिए, कोविड-19 टीकों की 10 करोड़ खुराक निर्माण और वितरण के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका नाम है यतीश यादव के द्वारा। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन पुस्तक लिखा गया है यतीश यादव के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रसिद्ध फिक्शन लेखक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता शर्लिन एन ग्रो का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थी? वे अमेरिका से थी। ओके दोस्तों, तो ये तो था 8 अगस्त के करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो दोस्तों आज हमने 10 अगस्त के करंट अफेयर्स पर डिस्कस किए, साथ ही 8 अगस्त के करंट अफेयर्स का रिवीजन किया। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे।